और एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में आगे पढ़ते हैं फिर हम। इसमें एक दो पार्ट और बचा हुआ है, हम लोगों ने लास्ट में किया था पॉइंट नंबर 4, तो इसी में नेक्स्ट एक हेडिंग डालो पॉइंट नंबर 5 में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड हमको मालूम है कैसा है। इसको हम लोग सोलेनॉइड बोल रहे हैं। ये एक तरह का, इसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेट भी बोल सकते हैं। और इसमें खास बात यही है कि इसके जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई थी 0 है। तो जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो जितना लॉन्ग सोलेनॉइड होगा उसके सेंटर पे उतना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉर्ट लेंथ के सोलेनॉइड में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर वो शॉर्ट लेंथ का सोलेनॉइड हुआ तो फिर वो फील्ड लाइन थोड़ी सी कर्व होंगी तो फिर यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बीच वाले पोर्शन में देखोगे तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम एम्पियर्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से करने के लिए करेंगे क्या, तो हमें एक एम्पियर्स लूप चाहिए सबसे पहले। तो एम्पियर्स लूप जो हम लोग ले रहे हैं वो इस तरह का लेंगे कि इस एम्पियर्स लूप में से, ध्यान से देखो, इस एम्पियर्स लूप का एम्पियर्स लूप हमने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया हुआ है। और इस रेक्टेंगल में ध्यान से देखो तो एक साइड जो है उसके अंदर से जा रही है, एक साइड उसके बाहर से जा रही है, और दो साइड जो है वो उस एक तरह से फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, जिससे हम बी डॉट डी एल कैलकुलेट कर पाए। पर्पज यही है। एक और थोड़ा अच्छा फिगर है, ये है जैसे, ये देखो, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टुवर्ड्स राइट है तो ये हम लोगों ने एम्पियर्स लूप लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। अंदर वाले पोर्शन पे केवल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और ध्यान से चेक करो तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है, क्या दोनों डायरेक्शन कोइंसाइड हो रहे हैं ए से बी के लिए। इसी तरह बी से सी में अगर चेक करोगे तो बी से सी में डीएल वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ध्यान से देखो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और इधर भी चेक करोगे तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और बाहर तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ध्यान से देखो, ये जो डॉट्स बने हुए हैं इनका मतलब है कि करंट यहाँ से बाहर आ रही है। ये जो हमने लूप लिया है ना अंदर की तरफ, तो वो ऐसा लिया है कि लूप का एक पोर्शन उस सोलेनॉइड के अंदर है और एक पोर्शन, आधा पोर्शन सोलेनॉइड के बाहर है। ध्यान से देखो, तो ये जो डॉट्स हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी करंट्स इसके अंदर से होके जा रही हैं। ठीक है, इसमें मेंशन क्या रहता है, इसमें मेंशन ये रहता है, एन मेंशन रहता है, एन जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली अप्लाई करते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ठीक है, अच्छा इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल ए बी के अबाउट प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी सी के अबाउट प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल सी डी के अबाउट एंड प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल डी ए के अबाउट, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब जरा इसमें से बताओगे कि कौन कौन से 0 हो जा रहे हैं, कौन कौन से बी डॉट डी एल 0 हो जाएंगे। हम्म, तो इसमें देखो BC वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट CD वाला भी 0 हो जाएगा।
और डीए वाला भी 0 हो जाएगा। ये तीनों इस बार 0 हो जाएंगे। बोलो। यस सर। तीनों 0 हो जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ यही वाला बचेगा, क्योंकि यही एक ब्रांच ऐसी है, ध्यान से देखो, ये वाली ब्रांच जिसमें बी और डीएल के बीच में कुछ एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो बी डॉट डीएल नॉन जीरो होगा। बाकी इस पोर्शन पे इसलिए 0 हो गया क्योंकि बी और डीएल परपेंडिकुलर है। इस पोर्शन पे इसलिए 0 हो गया क्योंकि बी और डीएल परपेंडिकुलर है। और इस पोर्शन में इसलिए 0 हो गया क्योंकि बी ही 0 है। जस्ट आउटसाइड सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अगर हम सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है यहाँ पे, तो इसी टर्म का अगर वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। तो उसकी लेंथ देखो फिगर में h लिखा हुआ है, तो h ही लिख देते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इन। आई इन बताओगे कितना होगा? आई इन से मेरा मतलब है कि ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, कितने डॉट्स हैं जो उस लूप के अंदर से आ रहे हैं बाहर, मतलब कितने लूप आएंगे सबसे पहले। तो देखो n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इंटू एच नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे, वो टर्न्स जो उस लूप के अंदर से जा रहे हैं। और हर एक टर्न में आई करंट है, तो अगर हर एक टर्न में आई करंट है तो करंट इनक्लोज बन जाएगा n इंटू एच इंटू आई। देखो, तो देखो कि यहाँ से h और h कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये देखो, ये म्यू नॉट एन आई वाला जो प्रूफ है वो हम लोग एम्पियर्स लॉ से भी कर सकते हैं। इसके पहले जब सोलेनॉइड निकाला था तो उसमें हम लोगों ने फाइनाइट सोलेनॉइड का भी निकाला था, तो तुम याद तो रख सकते हो जनरल वाला फॉर्मूला, बट यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम लोग इनफाइनाइट का भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड का। देखो एक बार सारे स्टेप्स कहाँ डाउट है बताओ, या कोई पार्ट दोबारा बताना है? देखो एम्पियर्स लॉ में जितने भी ये वाले प्रूफ हैं, सिंपल वाले जो हैं, जैसे स्ट्रेट वायर के लिए हो गया, थिन वायर के लिए सोलेनॉइड हो गया, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड में भी आ जाते हैं। छोटा प्रूफ है तो जल्दी पूछ लिया जाता है। देखो नोट कर लो जो नोट करना है, ठीक है। ये तीन वाले 0 इसलिए हो गए क्योंकि दो के केस में तो बी और डीएल परपेंडिकुलर है, और एक के केस में बी ही 0 है। भाई इस ब्रांच में और इस ब्रांच में बी और डीएल परपेंडिकुलर है, इसलिए 0 हो गए। और इस ब्रांच में बी ही 0 है, तो इन तीनों साइड्स के अबाउट कोई भी बी डॉट डीएल नहीं आया। हाँ, ये वाली साइड के अबाउट आएगा क्योंकि बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो सेम डायरेक्शन में बी डॉट डीएल है, ये वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इसको लिखेंगे बी इंटू इंटीग्रल डीएल। और इंटीग्रल डीएल को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ए से बी, तो इसका मतलब हो जाएगा एक तरह से ए से बी तक का लेंथ। तो ए से बी तक के लेंथ को हम लोग लिख रहे हैं बी इंटू एच। और ये जो डॉट्स हैं ये करंट बाहर आ रहे हैं, तो कितने करंट बाहर आ रहे हैं, टोटल करंट चाहिए हमको, ये टोटल डॉट्स कितने हैं। तो डॉट्स कितने हैं वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू विड्थ, ये वाली विड्थ, और हर एक विड्थ में कितना करंट है आई। तो ये एन एच और आई यहाँ आ गया, तो ये एच और एच कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन आई बचा। ठीक है ना। यस सर। और एक और इसमें है एम्पियर्स लॉ में, that is magnetic field inside a toroid। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड। अब टॉरॉइड क्या है, तो देखो वैसे तो टॉरॉइड और सोलेनॉइड दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ये जो सामने फिगर है ये टॉरॉइड का है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है, सपोज करना, उस लॉन्ग सोलेनॉइड को अगर हम मोड़ के उसके जो दोनों ओपन एंड है उनको ज्वाइन कर दें, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड वैसे तो स्ट्रेट था, बट अगर हम उसके दोनों ओपन एंड ज्वाइन करके उसको एक सर्कुलर ट्यूब जैसा बना दें तो वो टोरॉइड बन जाएगा। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में कोई भी फर्क नहीं है, पहली चीज तो यही है, केवल हमने उसका थोड़ा शेप चेंज कर दिया है। दूसरी बात ध्यान से समझो, सोलेनॉइड में क्या हो रहा था, ध्यान से समझना, सोलेनॉइड में फील्ड लाइन
सोलेनॉइड के अंदर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं थी, फिर एक एंड से फील्ड लाइन निकल के घूम के दूसरे एंड से वापस आ रही थी, क्योंकि फील्ड लाइन को इधर से अगर निकली है तो वापस सोलेनॉइड के अंदर भी जाना है। अब सपोज करो कि हम दोनों एंड सोलेनॉइड के पास पास लाते जा रहे हैं, तो क्या फील्ड लाइन के लिए आसान हो जाएगा एक एंड से दूसरे एंड में एंटर करना? और फिर हमने दोनों एंड्स को ज्वाइन ही कर दिया है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिया है, इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी फील्ड लाइन अब उस टोरॉइड के अंदर ही रहेंगी। मतलब टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोरॉइड के बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अंदर में भी प्रिसाइजली समझना, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ही है। अगर करंट का जो डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से ही बना है डायग्राम में, तो करंट देखो ध्यान से, करंट इस तरह से है इसमें, ठीक है। अब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन है, वो सर्कुलर सिमेट्रिक है, तो सर्कुलर सिमेट्रिक भी समझ में आता है कि भाई क्यों है। अब अगर फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता करना है, वो जो ब्लू वाला एरो लगा हुआ है उसका डायरेक्शन कैसे बनाया गया है, तो तुम क्या करो, टोरॉइड में है क्या, टोरॉइड में बेसिकली कॉइल्स हैं, सर्कुलर कॉइल, तो किसी भी सर्कुलर कॉइल पे तुम राइट हैंड थंब रूल लगा दो, किसी भी सर्कुलर कॉइल पे, तो करंट के डायरेक्शन में तुम अगर फिंगर्स घुमाओगे तो थंब का डायरेक्शन तुम्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। जैसे यही वाला है, ये वाला पॉइंट देख लो, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, जो कॉइल दी हुई है उसमें ऊपर वाले साइड से बाहर आ रहा है, नीचे इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, किसी भी एक कॉइल पे देख लो। ठीक है ना, किसी भी कॉइल पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो लिया हुआ है इसी को हम लोग एम्पियर्स लूप बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा ही डायग्राम बना देते हैं चाहो तो, चलो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए। सपोज ये है और ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, और ये हो गया इसका एम्पियर्स लूप सपोज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको एक तरह से कट कर दिया है, क्रॉस सेक्शन सिर्फ ले रहे हैं, तो ये पॉइंट्स हैं जहां पे करंट अंदर की तरफ जा रही है, देखो ध्यान से, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पे करंट अंदर की तरफ जा रही है, और ये वो पॉइंट्स होंगे जहां से ये करंट बाहर आ रही है, और ये टर्न्स ही हैं एक तरह से, और हर एक टर्न में आई करंट है। और टोरॉइड के केस में, जैसे सोलेनॉइड के केस में मेंशन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन रहता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ये फाइनाइट बॉडी है तो इसमें मेंशन रहेगा। तो अब देखो ध्यान से, इस एम्पियर्स लूप पे, इस एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन क्या लिया जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्यों भाई? तो हम लोग यही चाहेंगे कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही आए, अननेसेसरी का माइनस साइन ना लगाना पड़े। तो बी वेक्टर हमको मालूम है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो लूप का डायरेक्शन भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेंगे, ध्यान से देखो। तो डीएल वेक्टर ध्यान से देखो और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे इस लूप के हर एक पॉइंट पे, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, ठीक है। तो बताओ आगे आगे कर सकते हो, क्या करोगे? सीधे सीधे लिखते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, अब देखो सर्कुलर लूप लिया है और बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मालूम ही है कितना होगा, इसका रेडियस हम लोग
आर बोल दे रहे हैं, आर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, और आई इन की जगह क्या आएगा, तो भाई कितना करंट इस लूप के अंदर से जा रहा है, तो क्लॉकवाइज लिया है हम लोगों ने लूप का डायरेक्शन, तो इनसाइड करंट पॉजिटिव है, तो कितना करंट अंदर जा रहा है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और हर एक टर्न में कितना करंट है, आई। तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। देखो वैसे तो मैंने कहा ना कि टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है। टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट इनके फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ ये है कि ये जो एन लिया मैंने, ये लिया है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला वही आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ का एन और वहाँ का एन अलग अलग है। तो मैंने वैसे ही लिया जैसा एनसीईआरटी में मेंशन है, वही इसलिए सेम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है ना, तो ये जो मैंने लिया है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ही है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस टोरॉइड के अंदर ही है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ में और तो कुछ नहीं है, वायर के भी तुमने क्वेश्चंस कर लिए वैसे, एक क्वेश्चन है आईटी का, ही करके देख लो, हो जाना चाहिए बस। देखो ये ट्राई कर लो केवल बस। एम्पियर्स लॉ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस गॉस लॉ जितने ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वही लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं। एन का वैल्यू 5 आंसर दिया है, 3 भी दिया है। क्या आ रहा है, 3 तो नहीं हो सकता, 3/12 क्यों लिखेगा, n/12 लिखा हुआ है। देखो करना तो सुपर पोजिशन से ही है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है हमको, तो हम एक तरह से B1 में से B2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखो बस। B1 यानी कंप्लीट वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कंप्लीट वायर की वजह से अगर लिखना है तो हम इन साइड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सरफेस पे ही है ये पॉइंट। तो B1 निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं म्यू नॉट J/2 और इंटू आर, आर की जगह ध्यान से देखो तो A होगा, ठीक है, माइनस। अब अगर B2 लिखना है मतलब उस कैविटी वाले वायर की वजह से अगर हमको P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैविटी वायर का जितना भी करंट है
वो उसके हम एक्सिस पे एज्यूम कर सकते हैं और आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई की जगह बनेगा जे इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, म्यू नॉट आई बाई और 2 पाई आर। आर का मतलब होगा कैविटी सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस, तो कैविटी सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस 3a/2 बनेगा, तो ये 3a/2 आएगा। तो देखो कितना आता है ये, तो भाई ये हो गया म्यू नॉट ए जे बाई 2 माइनस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट ए जे बाई, अब देखो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, 4 और 3 नीचे है, तो ये 12 आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा 5/12 म्यू नॉट ए जे। ठीक है ना, यस कर लिया होगा सर। यस ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं यूजिंग 2 डिफरेंट लॉज, एक है बाउट-सेविल्स लॉ और एक एम्पियर्स लॉ, वो पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगला जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे लगेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई और मैग्नेट पे कैसे फोर्स लगेगा, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी और करंट पे क्या फोर्स लगेगा। ठीक है ना, देखो है क्या, जैसे चार्ज और चार्ज, जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोला था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो सेम वे में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग है या कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उस करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड दी वायर। अब जब उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई और चार्ज पार्टिकल होगा, अब देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट वाला चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल का मूविंग होना तो सबसे पहले जरूरी है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसके पास में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग है, तो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका हम लोग आगे स्टडी फिर करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स acting on a moving charge in external magnetic field. Magnetic force acting on a moving charge in external magnetic field. ठीक है, तो इसमें हम नीचे यही बस लिख देंगे, a moving charge generates magnetic field around it, which on interaction with external field a moving charge generates magnetic field around it, which on interaction with an external field produces a magnetic force on moving charge. ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें निकाली गई हैं, और अब ये कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड फोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। बट ये कि हम लोग उसको कंबाइंड फोर्स को बाद में पढ़ेंगे। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड था Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हम लोग देखेंगे अभी, तो उन दोनों को कंबाइंड नाम हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स इज एक्सप्रेशन गिवन बाय लॉरेंट्ज
which is applicable in case when charge particle is moving in electromagnetic field. electromagnetic field मतलब electric field भी है, magnetic field भी है, but ऐसे समझ लो कि उस लॉरेंट्ज फोर्स का हम लोग मैग्नेटिक वाला पार्ट अभी स्टडी कर रहे हैं, ओनली मैग्नेटिक, कंबाइंड भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर देखें अगर हम लोग, तो वो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाई, तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो लिख लो सबसे पहले, एफ मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में ही है, ये हो जाएगा Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगेन यहाँ भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में तुम्हें याद होगा मैंने बोला था कि जो चार्ज है उसको हमेशा हम लोग विद साइन यूज करेंगे, और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ओनली मैग्नीट्यूड आएगा QVB साइन थीटा। तो एक तरह से चार चीजें हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है ये, चार्ज Q, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हुए कि मान लो पहले हमने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर अल्फा पार्टिकल लिया, तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से डबल है, तो देखा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा डेविएशन हो रहा है, तो Q के प्रोपोर्शनल है, उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनल है, और एक और पार्ट है, फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रहा है, और वो है साइन थीटा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही लग रहा है मूविंग चार्ज के ऊपर। अगर मूविंग चार्ज थीटा 0 या थीटा 180 का केस है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये चार फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे इसमें लिखते हैं, फिर नोट करके वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो सबसे पहले पॉइंट आएगा मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कितना हो सकता है। तो देखो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा थीटा है क्या, थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी है उसके बीच में एंगल है कि चार्ज किधर मूव कर रहा है। तो अगर 0 और 180 डिग्री तो उस केस में मैग्नीट्यूड मिनिमम है, और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा Q इंटू V इंटू B व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन बताओगे कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्यों भाई। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है ना। यानी ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है B वेक्टर, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है V वेक्टर, और ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ कि V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आएगा। चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है कुछ थीटा एंगल पे, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स उसका क्या डायरेक्शन होगा। देखो V क्रॉस B कैसे निकालेंगे, तो हम V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, V से B की तरफ, अगेन राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा, और थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देगा। ध्यान रखना एक बात का कि वो जो राइट हैंड रूल लगा के फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ रहा है, तो अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फिर हमें उस डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा। Q की वैल्यू विथ साइन है ना, तो अगर Q नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट करना नहीं भूलना। तो इस केस में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो गया, देखो ध्यान से, F मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो Yes. F
vector is Yes. parallel to V cross B when Q is positive, but if Q is negative, then it will be opposite to V क्रॉस B. ठीक है, नोट कर लो इतना. Using cross product of V vector and B vector, it is parallel when Q is positive, and if Q is negative, then it will be opposite to V cross B. देखो, डायरेक्शन निकालना अगेन मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. तो डायरेक्शन निकालने का एक और आसान तरीका है जिसको याद रखना भी आसान है, ठीक है, और अप्लाई करना भी आसान है. ठीक, और वो है राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल, ठीक है. ध्यान रखना, अब जैसे तुम बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो कहीं पे लेफ्ट हैंड रूल है, कहीं पे राइट हैंड रूल है. तो अगर जब सारा खत्म हो जाएगा ये दोनों चैप्टर, तो तुम हो सकता है इसी में कंफ्यूज हो जाओ कि लेफ्ट कहाँ लगाना है, राइट कहाँ लगाना है, कंफ्यूजन होगा. तो मैं तो लेफ्ट हैंड वाला रूल ही कोई नहीं बताता हूँ, इसीलिए कोई रूल की तो रूल तो हमें निकालना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसी से भी निकालो. तो पहली चीज तो मैं जितने भी रूल बताऊंगा वो सब राइट हैंड वाले, लेफ्ट हैंड से तो कुछ लगना ही नहीं है. ठीक है, दो ही रूल चलेंगे यहाँ पे. एक है राइट हैंड थंब रूल, जो अभी तक हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में, और दूसरा है इफेक्ट के केस में. मतलब ये जो फोर्स है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, जहां भी फोर्स आएगा, तो देखो जैसे ऐसे याद रखो भाई, किसी को चाटा मारते हैं तो कैसे मारते हैं, तो ये फोर्स का अलग काम हो गया. राइट हैंड पाम रूल मतलब फोर्स के लिए. अब देखो फोर्स याद रखना बहुत आसान है. एक तो जैसे फिंगर्स हो गई, तो फिंगर्स जैसे कई सारी हैं, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये भी नहीं भूलोगे भाई, कई सारी फिंगर्स हैं, प्लूरल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया. अब फोर्स हम कैसे लगाते हैं, तो फोर्स हम आगे की तरफ लगाते हैं. तो ये जो आउटवर्ड पाम का जो डायरेक्शन है, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है, अब जो बचा हुआ ये थंब है, अब ये हम बार बार चेंज करते रहेंगे. जैसे यहाँ पे इस केस में ये वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज का, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई. तो ये जो आउटवर्ड पाम का जो डायरेक्शन है, ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज देगा हमको. बस ध्यान ही रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमें इसको अपोजिट करना होगा. बोलो, ध्यान रहेगा. तो इसमें नोट कर लो या डायग्राम बना लो छोटा सा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, और वो जो V है वो हो जाएगा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी. तो वो जो पाम का आउटवर्ड पाम का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है ना. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ V vector, fingers in the direction of B vector, then outward palm gives magnetic force on पॉजिटिव चार्ज. ये नहीं भूलना, बस इसमें गड़बड़ हो सकती है बस.
कि जो भी रूल है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो ये राइट हैंड पाम रूल जो है वो फोर्स के केस में थोड़ा इजी है अप्लाई करना। जैसे तुम ऊपर जो फिगर बना हुआ है उसी में अप्लाई करो, फिंगर्स को रखो बी के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखो बी के डायरेक्शन में, थोड़ा हाथ मोड़ना पड़ेगा, फिंगर्स रखो बी के डायरेक्शन में, थंब को रखो वी के डायरेक्शन में, तो तुम देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है नीचे की तरफ, तो वही नीचे वाला डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। भाई थंब और बी इनके बीच का तो एंगल चेंज हो ही सकता है ना, ये वाला एंगल तो चेंज कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, डायरेक्शन बताओ, अभी करेंगे डायरेक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में, जो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, लिखना है इसमें, मैग्नेटिक फोर्स F always acts perpendicular to the velocity v vector of charged particle। बताओ है ऐसा या नहीं? मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज, कोई भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फोर्स वी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब जरा ध्यान से थोड़ा काइनेमेटिक्स करते हैं। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, ये जो फोर्स एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा वो टेंजेंशियल होगा या रेडियल होगा? क्यों भाई? रेडियल। रेडियल। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ, यानी मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि अगर किसी पार्टिकल पे सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन लग रहा है तो उसके मोशन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? अगर ओनली रेडियल लग रहा है तो ओनली रेडियल के केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिर्फ उसका पाथ जो है वो डेविएट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब कि उसकी स्पीड जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की एक तरह से सबसे बड़ी खास बात हो गई। चार्ज पार्टिकल किधर भी मूव करता रहे, कोई भी पाथ ले ले, वो डेविएट होगा लेकिन उसकी स्पीड में चेंज मैग्नेटिक फोर्स कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, हेंस it can only provide radial acceleration AR। ठीक है ना? आगे लिख देंगे, इन अदर वर्ड्स it can change direction of motion, it can change direction of motion, but speed of particle due to magnetic force never changes। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स नेवर चेंजेस। ठीक है, वैसे तो ये एक ही बात है, बट इसको हम एक अदर दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ये कि एफ मैग्नेटिक जो है, ध्यान से देखना, एफ मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ हेंस पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। भाई पावर को हम लोग लिखते हैं एफ डॉट वी, तो अगर एफ वेक्टर वी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है तो पावर डिलीवर्ड क्या हमेशा जीरो होगी। और किसी फोर्स का पावर जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि वो फोर्स कभी भी कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, टोटल वर्क डन उसका हमेशा जीरो है। इंस्टेंटेनियस वर्क डन कहो या इंटरवल में वर्क डन बोलो, वर्क डन हमेशा जीरो है। और अगर वर्क डन किसी फोर्स का जीरो है तो इसका मतलब है कि वो फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है ना? तो वर्क डन
बाई मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, देखो कुछ फोर्सेस हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे जिनके जिनका कंप्लीट सिस्टम के ऊपर वर्क डन हमेशा जीरो होता है। कोई बताएगा कौन कौन से फोर्सेस थे? क्यों भाई? कुछ फोर्सेस हैं जिनका कंप्लीट सिस्टम के ऊपर वर्क डन हमेशा जीरो है, और उस कैटेगरी में तीन फोर्सेस आते हैं। एक है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और एक है टेंशन फोर्स इन आइडियल स्ट्रिंग। नॉर्मल, टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तीन फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी प्रेजेंस में सिस्टम के ऊपर टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होगा। किसी एक बॉडी पे तो नॉन जीरो वर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। तभी क्या होता है कि इन फोर्सेस की प्रेजेंस में भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का अल्टीमेटली सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो वहां तो ये बोलते हैं कि एक्शन का वर्क जितना पॉजिटिव होगा, रिएक्शन का वर्क उतना ही निगेटिव होगा, जिससे टोटल वर्क डन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे एक्शन भी जीरो है और रिएक्शन भी जीरो है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा। ठीक है ना? तो पावर डिलीवर्ड इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। क्लियर है? बताओ। एक तो Yes, sir. बताया इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू वी क्रॉस बी। देखते हैं अभी डायरेक्शन यूज करके मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल है, बहुत सिंपल। और वर्क डन जो इसका होगा वो हमेशा जीरो होगा, यानी स्पीड कभी भी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल बना रहा हूँ। सपोज पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी इधर की तरफ है। अब देखो मैं जो डायरेक्ट एग्जांपल बना रहा हूँ उसमें हम लोगों को क्या करना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस तरह से बनाते हैं। और ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा अपवर्ड। भाई अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं उस तरह से विजुलाइज करना, और क्रॉस वाला जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा डाउनवर्ड। मतलब हम जब भी खड़े होते हैं, सामने नॉर्थ हो गया, राइट साइड में ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया और पीछे साउथ हो गया, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टोटल 6 डायरेक्शन होगा एक तरह से, अगर 3D में बात करें तो। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी उसकी ध्यान से देखो तो टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी उसकी सपोज नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उसका साउथ ईस्ट है। किधर आएगा फोर्स? फिर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी उसकी इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड साउथ है। ठीक, और देखो मैग्नेटिक फील्ड उसका आउटवर्ड है और वेलोसिटी उसकी नॉर्थ ईस्ट है। देन नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है और वेलोसिटी आउटवर्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट है, वेलोसिटी आउटवर्ड है। तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है इन पांचों केसेस में। बताओ, देखो राइट हैंड पाम रूल लगाना है। सिंपली नेगेटिव चार्ज के ऊपर ध्यान रखना कि राइट हैंड पाम रूल से जो भी आंसर आएगा उसको हमें अपोजिट करना होगा। सीधा सीधा है। निकाल लिए होंगे। अब पहले वाले केस में जैसे अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है, वेलोसिटी राइट साइड में है, मतलब अपने हैंड राइट हैंड के हिसाब से बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, तो फोर्स इसमें किधर की तरफ आ जाएगा? अपवर्ड मतलब क्या लिख सकते हैं? तो इसको नॉर्थ लिख सकते हैं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ सेकंड में किधर आएगा? Upward. Downward. सेकंड वाले में Downward. Downward. अपवर्ड तो राइट हैंड पाम रूल से आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज है। क्यों भाई? नेगेटिव चार्ज तो अपवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड हो जाएगा। Yes, अगला वाला बताओ, नेक्स्ट। Yes, sir. फोर्स कहाँ पे? West. West. वेस्ट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट Southeast. साउथ ईस्ट, Southeast. ठीक है। और इसमें लास्ट वाले में South. साउथ आ रहा है ना, क्योंकि राइट हैंड पाम रूल से लगाएंगे तो नॉर्थ आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो साउथ। बताओ किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो। डायरेक्शन क्लियर है तो फिर अब कुछ नहीं, चैप्टर फिर आसान है बहुत। ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, तो फोर्स निकालना आना चाहिए। या फिर उल्टा हो कि सपोज फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, मतलब तीन में से कोई भी दो का डायरेक्शन दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो तुम्हें राइट हैंड पाम रूल सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला काम हम लोगों को करना है वो हमें क्या करने वाले हैं हम लोग, अब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसका मोशन कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि हमको मालूम है कि थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा। हाँ, ये बात तो हम पहले से ही बोल सकते हैं कुछ भी सॉल्व किए बिना, कि जैसा भी पाथ हो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी फिलहाल समझने के लिए यूनिफॉर्म लेते हैं, फिर कुछ केसेस नॉन यूनिफॉर्म के भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस है व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी एक्सटर्नल। मतलब हमने चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। ठीक है, सपोज ये दो केस हो गए, तो ये तो आसानी से बता सकते हो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है टुवर्ड्स राइट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी ग्रेविटी भी नहीं एज्यूम करेंगे कि ग्रेविटी भी नहीं है, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, बाद में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। तो पहले केस में अगर हमने इस चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं मास m है, चार्ज q है, और इस चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है वो ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दी है। और दूसरे केस में सपोज चार्ज पार्टिकल है m, q और इसको जो वेलोसिटी दी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दी है। तो बताओगे कि कैसा मोशन होगा? क्यों भाई? तो
देखो ये तो सीधा सीधा केस है। इस केस में अगर तुम मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा और इसके हिसाब से 0 आएगा। तो 0 आने का मतलब है कि हेंस उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी और पाथ कैसा होगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये तो खैर ले लिया, ऐसे ही सिंपल केस है, केस 1। ठीक है ना, path will be straight line and velocity constant। देखो ठीक है। दूसरा केस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस 2, जिसमें हम लोग बोलेंगे व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। अच्छा, पहले वाले केस में ब्रैकेट में लिखना है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है। इस केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने m, q वेलोसिटी दी है y डायरेक्शन में। तो देख लो ध्यान से, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि v b के परपेंडिकुलर है या नहीं है। यस सर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इस बार तो मैग्नेटिक फोर्स इनफैक्ट मैक्सिमम लगने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है क्यू वी बी साइन 90। तो ये आ जाएगा क्यू वी बी, किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। करेक्ट। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये देखो कि वेलोसिटी के तो 90 डिग्री पे हमेशा ही रहना है उसको। अब जैसे ही क्या होगा कि थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ मुड़ेगा। अब क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ थोड़ा टर्न करा देगा। ध्यान समझना, जब टर्न कराएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी। अब जरा निकालो कि अगर वेलोसिटी इधर हो गई तो फोर्स किधर आएगा। थोड़ा सा टर्न होने के बाद, थीटा टर्न डी थीटा टर्न होने के बाद वेलोसिटी का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब जरा इस केस में निकालो कहाँ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो अब निकालोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। फिर इसी तरह से और आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी इधर होगी तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। बोलो, तो अगर तुम इस तरह से करते जाओ तो तुम्हें लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो है एक सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन में भी क्या आएगा, बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। देखो किसी भी टाइम पे तुम चेक करोगे अगर, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स तुम देखोगे तो 90 डिग्री पे ही आएंगे। बोलो, कोई और तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका पाथ सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने लिया है ये इसको सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो लिखना इसमें मैग्नेटिक फोर्स
provides necessary centripetal force for circular motion। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको लिखेंगे हम लोग m इंटू ए आर। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा क्यू वी बी और ए आर का वैल्यू क्या होता है? ए आर का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हमें सर्कल का रेडियस चाहिए, यहाँ से देखो तो रेडियस का एक फॉर्मूला आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से है। ठीक है ना, ये केस ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे अभी। तो ये उस रेडियस की वैल्यू आ गई जिसके अलोंग ये मूव कर रहा है। ठीक है, और ऐसे बोल सकते हैं कि द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, सॉरी स्पीड तो चेंज होनी नहीं है, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एक पूरा चक्कर लगाने में। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन वी से। तो देखो आर अपॉन वी उसी से निकल आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो है या नहीं है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, एक तो टाइम पीरियड और एक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बाकी और भी बहुत कुछ है जो हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई रेडियल एक्सीलरेशन पूछेगा तो रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर। कोई हमसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछेगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। कोई हमसे एंगुलर स्पीड पूछेगा तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर, वी बाई आर। कहने का मतलब अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हमें रेडियस और टाइम ये दो चीज़ें पता है तो बाकी सब इसी पे डिपेंड करेगा। तो बाकी और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है ना, टाइम पीरियड जो निकाला है इसमें एक खास बात है, और टाइम पीरियड में खास बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब है कि कोई चार्ज अगर गया मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां से जाके वापस आने में जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन के आएगी, और इसके ऊपर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे जितने भी टाइप के आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल निकला, बीटा निकला, तो ये सब देख के थोड़ा ना पता चलता है कि अल्फा निकल रहा है कि बीटा निकल रहा है, इतने छोटे पार्टिकल हैं। तो एक तरह से समझ लो इनको देखने वाला जो काम है वो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइंड है जिनसे हम पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल है। तो उसमें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम फिक्स कर दें तो अल्फा पार्टिकल को जो टाइम लगेगा वो हमेशा फिक्स हो गया, यानी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल का टाइम फिक्स है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का टाइम फिक्स है। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चलो फिर इसको फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेक्शन और इंटरेस्टिंग भी है।